हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। काफ़ी सारे ब्रेक्स आए लास्ट वीक में। अब कोशिश करेंगे इस वीक से अपने स्केड्यूल पे बने रहें, क्लासेस को रेगुलर टाइम पे लाते रहें। पूरा एक वीक मैं छुट्टियों पे था, घूमने गया था बाहर, लेकिन 3-4 क्लासेस बना के गया था ताकि ज़्यादा ब्रेक्स ना आए। चलिए, आज का आर्टिकल लिखा गया है चाइना में एक मिस्टीरियस डिजीज़ पे जिसका नाम है HMPV, और ऐसा बताया जाता है कि ये अगली महामारी बन सकती है भारतीय मीडिया के हिसाब से। आर्टिकल को शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है हर एस्पेक्ट को सही करना, चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो। इस क्लास में आप जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको क्लास के अंत में अप्लाई करना है ताकि आपको 8 में से 8 मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे नथिंग अलार्मिंग। देखिए, ये अलार्म वर्ड को अगर आप पकड़ लेना तो सारे मीनिंग निकल आएंगे। अलार्म क्या होता है? सुबह आप अलार्म लगा के सोते हो ना, 7 बजे 6 बजे उठने के लिए। हर वो चीज़ एक अलार्म है जो आपको सचेत कर दे, जगा दे या चिंतित बना दे। जैसे आपने सुना होगा फायर अलार्म, कहीं आग लगी तो वहाँ पे अलार्म बजने लगा। तो फायर अलार्म आपको बता रहा है कि जान बचा के भागो, यहाँ आग लग चुकी है। तो इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ आपको अलार्म करती है तो आपको थोड़ा सा चिंतित करती है, सचेत करती है। कह रहे जी चाइना की इस बीमारी में कुछ भी अलार्मिंग नहीं है, कुछ भी परेशान होने वाला नहीं है। चलिए, अलार्मिंग यानी वरीसम बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी रिपोर्ट्स ऑफ मैनी HMPV केसेस इन चाइना इज रिफ्लेक्शन ऑफ हाइटेंड सर्वेलेंस। कह रहे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं बहुत सारे HMPV नाम की बीमारी के केसेस की, और कहाँ पे? चाइना में। कह रहा है ये रिपोर्ट्स कुछ और नहीं, ये रिपोर्ट्स हैं एक रिफ्लेक्शन या परछाई। और किसका? हाइटेंड सर्वेलेंस का, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई निगरानी का। सर्वेलेंस का मतलब होता है मॉनिटरिंग। आप अपने एरिया में अच्छे से देख रहे हो, छान रहे हो किसको बीमारी है, कौन बीमार है। तो चाइना में बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस हो रही है, कोविड जैसा किस्सा फिर से ना दोहराया जाए इस वजह से। और इसलिए HMPV के केसेस चाइना को बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। बस यही रिपोर्ट्स का कारण है। समझ गए? रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, रिफ्लेक्शन आप समझते हैं, परछाई को बोलते हैं। हाइटेंड यानी जिसकी हाइट बढ़ गई हो, जिसका लेवल ऊंचा हो गया हो, हाइटेंड यानी इंक्रीज्ड। सर्वेलेंस यानी निगरानी या किसी के ऊपर मॉनिटरिंग। चलिए, अब इसी तरीके से छोटा छोटा एक एक वर्ड करके पूरा आर्टिकल प्रोसेस करेंगे। आधा पौना घंटा अगर पूरा दिल और दिमाग देते हो तो ये खतरनाक से लिखे हुए द हिंदू के एडिटोरियल्स भी आपको समझ आएंगे, साथ में ग्रामर वोकैब को भी आप सीख पाएंगे। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब में नज़र डालते हैं। सारे वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। अच्छा, सभी PDFs और नोट्स के लिए YET के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @योर इंग्लिश ट्यूटर, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही YET ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, SSC, बैंकिंग, UPSC के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो YET ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा UPSC का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, UPSC के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। SSC और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें SSC बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। चलो जी, आ जाओ वोकैब शीट पे। आज बड़ी भारी भरकम लग रही है ना वोकैब शीट। देखो, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर दूँ। देखिए, आज एक वर्ड है ओवरवेल्म। ये वर्ड इतना कॉमन वर्ड है, मतलब आप 100 सेंटेंसेस पढ़ोगे उसमें 2 बार ये वर्ड मिल ही जाएगा रैंडमली। इस वर्ड के मीनिंग बहुत सारे हैं, इसलिए ध्यान से समझना।
देखिए ओवरवेल्म का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में होने की वजह से दूसरी चीज़ को ढक लेना या अपने अंदर डुबो लेना। जैसे शहर में बहुत सारा पानी आ गया, बाढ़ आ गई, नदी के बांध खुल गए, तो क्या होगा, पानी जो है पूरे शहर को ओवरवेल्म कर लेगा। जैसे ऑफिस में अचानक से बहुत सारा काम आ गया, सारा काम अपना धंधा छोड़ के आप उस प्रोजेक्ट पे लग गए जो आपको अचानक से मिला, तो उस प्रोजेक्ट ने आपको ओवरवेल्म कर दिया। जैसे कोई मूवी देखते हुए अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशंस आप में पैदा हो गए, तो इमोशंस ने आपको ओवरवेल्म कर दिया। तो जब भी आप किसी चीज़ में डूब जाते हैं, चाहे वो बहुत सारा पानी हो, बहुत सारा काम हो या बहुत सारे इमोशंस हो, तो आप हो जाते हैं ओवरवेल्म्ड। ठीक है, वो चीज़ आपको ओवरवेल्म कर रही है, ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। इसको रिपीट कर लेना, ये वर्ड बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, अगर इस तरीके से समझोगे तो हमेशा याद रहेगा। अब मैंने 3-4 सेंटेंसेस बना दिए हैं, चारों तरीके से देख पाओ। एट ईयर एंडिंग बैंक एम्प्लॉयज़ आर ऑल हैम्ड विल वर्क। ईयर एंडिंग पे या साल के अंत में बैंक एम्प्लॉयज़ ऑल हैम्ड होते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा दबे होते हैं बोझ के नीचे या डूबे होते हैं अपने काम में या विद वर्क, काम से। द सडन डाउनपोर ओवर हैम्ड द एंटायर सिटी। अचानक से होने वाली डाउनपोर ने, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, रेनिंग कैट एंड डॉग्स। कह रहे जी अचानक से होने वाली कैट एंड डॉग्स वाली बारिश जो है, मूसलाधार बारिश जो है, उसने डुबो दिया पानी से पूरी सिटी को, द एंटायर सिटी। लॉस ऑफ लव्ड वंस कैन ओवरवेल्म एनीवन। अपने प्यारे लोगों का जो लॉस है, यानी अपने किसी नज़दीकी आदमी का जो, उसकी जो डेथ है, वो ओवरवेल्म कर सकती है या इमोशंस में डुबो सकती है किसी को भी। चलिए, ओवरवेल्म से एडजेक्टिव बनता है ओवरवेल्मिंग, जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो मात्रा में या फिर आपको पानी से, इमोशन से या किसी और चीज़ से डुबाने वाली हो। चलिए, ये वर्ड डिटेल में करवाया, नेक्स्ट पे आ जाओ। एजिस, हिंदी में इसको बोलते हैं छत्र छाया। पैट्रोनेज, किसी का जो आपके सर पे हाथ या मेंटोरशिप होती है, उसको बोला जाता है एजिस। ऑस्पिसिस भी इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, याद रख सको तो। सेवरल मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स फंक्शन अंडर द एजिस ऑफ टाटा ग्रुप। बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस और स्कूल काम करते हैं टाटा ग्रुप की छत्र छाया में, इनके सर पे हाथ रखा हुआ टाटा ग्रुप ने। चलिए, यू विल सी द वर्ड एजिस इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज विविसेक्ट। देखिए, विवी मतलब जीने वाला, वाइवा या VIVA है ना, ये एक रूट होता है, इसका मतलब होता है जीवन। सेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े करना, काट देना, उसको समझ के ना, ब्रेक करना। अगर आप किसी जिंदे जानवर को, इंसान को, उसके किसी अंग को काट करके, खोल करके एग्जामिन करें कि यार इसमें क्या समस्या है, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विविसेक्ट करना। थोड़ा अजीब वर्ड है, थोड़ा डरावना वर्ड है, लेकिन विविसेक्ट एक मेडिकल वर्ड है। किसी चीज़ के अंदर की समस्या को निकालने के लिए जब उस चीज़ को खोल के देखा जाता है, और वो चीज़ क्या होगी, कोई जिंदा जागता आदमी या जानवर, उसको बोलते हैं विविसेक्ट। तो विविसेक्ट वर्ड का अगर आप वैसे लिटरल मीनिंग तो हो गया खोल के देखना, है ना, किसी को काट के। दूसरा फिगरेटिव मीनिंग हो गया किसी चीज़ को डायग्नोज करना, किसी चीज़ की जांच करना, है ना। द कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स टू विविसेक्ट इट्स ऑपरेशंस। कंपनी ने एक कंसल्टेंट्स की टीम को हायर किया ताकि वो इसके ऑपरेशंस को खोल करके देख सके, काम करने के तरीके को डायग्नोज करके देख सके, एंड फाइंड आउट द फ्लॉज देन इनहिबिट एफिशिएंसी, और फाइंड आउट कर सके उन फ्लोज को, उन कमियों को जो इनहिबिट करते हैं या रोक के रखते हैं कंपनी की कार्यकुशलता को, एफिशिएंसी को। समझ पा रहे हो कहाँ जानवर आदमी की बॉडी से आप ऑपरेशंस में ले आए इस वर्ड को। कोई चलते हुए काम को बीच में रोक के अगर आप उसको खोल के देखें तो आप उसको विविसेक्ट कर रहे हैं। चलिए, यू विल सी द वर्ड डायग्नोज इन द आर्टिकल टुडे। विविसेक्ट आज आर्टिकल में नहीं आएगा। चलिए, लास्ट वर्ड आज अपने पास पैथोजन। डिटेल में या आर्टिकल में जहाँ आएगा वहाँ भी करवाऊंगा। जेन का मतलब होता है जनरेट करना, पैदा करना, जन्म देना, और पैथोज का मतलब होता है बीमारी। तो ऐसे छोटे छोटे रोगाणु, वायरसेस, एल्गी या बैक्टीरिया जो सब के सब बीमारी पैदा करते हो, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स आर नियर यूजलेस ऑन द नोवल क्लास ऑफ पैथोजेंस। जो ट्रेडिशनल या परंपरागत
एंटीबायोटिक्स हैं या दवाएं हैं वो लगभग यूजलेस हैं, बेअसर हैं इस नए या नोवेल क्लास या कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस पे या रोगाणुओं पे। हिंदी में बोलते हैं पैथोजन को रोगाणु। चलिए, पैथोजन तो आपने देख लिया, इससे एक मिलता जुलता वर्ड और है, साथ में करवा रहा हूँ, इम्यूनोजन। ऐसी चीज़ जो इम्यूनिटी को बढ़ावा दे, जनरेट करे आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को, उसको बोला जाता है इम्यूनोजन। और इम्यूनोजन कुछ और नहीं है भाई साहब, इम्यूनोजन होती हैं वैक्सीन्स। बीमारी होने से पहले आपने लगा ली है ना, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, एचपीवी, ये सब वैक्सीन्स लगी है ना बचपन में, ये इम्यूनोजेंस है, बॉडी में इम्यूनिटी को ट्रिगर करती है। रिसर्चर्स आर डेवलपिंग अ न्यू इम्यूनोजन टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। रिसर्चर्स एक नए इम्यूनोजन को डेवलप कर रहे हैं ताकि एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। चलिए, ये वर्ड इम्यूनोजन कनेक्ट करके रखेंगे पैथोजन से। 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए आपके। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए, समरी ये है कि एक अजीब सी बीमारी चाइना में शुरू हो गई है और इसको सुन करके और इसकी खबरें पढ़ के लगता है कि ये कोविड जैसा ही कोई केस है। HMPV इस बीमारी का नाम है। लेकिन मज़े की बात ये है कि भारतीय मीडिया, इंडियन मीडिया को छोड़ करके दुनिया भर में कहीं भी इस बीमारी की बात नहीं हो रही। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इसके पीछे का रीज़न है, और रीज़न ये है कि चाइना ने इस बार सर्वेलेंस यानी कि निगरानी बहुत कड़ी कर रखी है और इसकी वजह से छोटे से छोटा केस भी इस बीमारी का अस्पतालों में पहुंच रहा है और इस वजह से आंकड़े बहुत बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय मीडिया को। लेकिन अगर आप विविसेक्ट करें, एनालाइज करें पूरी सिचुएशन, तो आपको पता लगेगा ये बीमारी कोई खास बीमारी नहीं है, हर साल चाइना में होती है। देयर इज़ नथिंग अलार्मिंग, कुछ भी अलार्मिंग या चिंतित होने वाला हाल फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। चलिए, आज की टोन है कॉशियस, कॉशन या चेतावनी दे रहा है, थोड़ा चेता रहा है ना इस बीमारी को लेकर के, भारत में भी फैल रही है। शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, 5 years आफ्टर द SARS-CoV-2 वायरस ओवरवेल्म्ड हॉस्पिटल्स इन वुहान, चाइना, acute respiratory diseases caused by viruses including the human metapneumovirus या HMPV in children and the elderly and influenza and respiratory syncytial virus और RSV are increasing in the country। कितना लंबा सेंटेंस है, इसको पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए आदमी क्या कहना चाह रहा है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। कह रहा है जी 5 वर्ष बाद, किस चीज़ के भाई, आफ्टर लगा के बता रहा है। कह रहा है जी जब SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस, कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम था SARS-CoV-2। कह रहे 5 साल बाद जब इस कोरोना वायरस ने ओवरवेल्म कर दिया या अपने अंदर डुबो लिया, और किसको, सारे हॉस्पिटल्स को, वुहान क्या, चाइना के। कह रहा है जी इस घटना के ठीक 5 साल बाद हुआ क्या। अब जो हुआ है वो इस कोमा के बाद में लिखा हुआ है। हुआ ये कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस, रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस से, श्वसन से, ब्रीदिंग से रिलेटेड हो। एक्यूट का मतलब होता है बहुत इंटेंस हो, और डिजीज आप समझते हैं पैथोज या बीमारी। कह रहे जी सांस से जुड़ी हुई बीमारियां जो कोज्ड हैं, जिनका कारण है बहुत सारे वायरसेस, और जिसमें शामिल है एक ये वाला वायरस जिसका नाम है HMPV। और ये कहाँ पे हो रही हैं बीमारियां, बच्चों में और एल्डरली में, बुजुर्गों में। कह रहे ये सारी बीमारियां, और साथ ही साथ एक दूसरी बीमारी जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिंक्टिकल वायरस या RSV। कह रहे ये सारी बीमारियां इंक्रीज हो रही हैं कंट्री में, इस देश में, चाइना में। और कहाँ हो रही है, स्पेशली इन इट्स नॉर्दर्न प्रोविंसेस, खास करके चाइना के उत्तरी इलाकों में, नॉर्दर्न प्रोविंसेस में। समझ गए। तो ऐसा लग रहा है डेजा वू, फिर से वुहान से, चाइना से कुछ शुरू होने वाला है। 5 साल पहले कोरोना शुरू हुआ था, अब लग रहा है 2025 में HMPV नाम की महामारी शुरू हो जाएगी। चलिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देखी। SARS-CoV-2 सब्जेक्ट है, कोरोना वायरस सब्जेक्ट है, और वर्ब है इसकी ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म करना, किसी चीज़ को अपने अंदर डुबो लेना, है ना। बहुत काम की वजह से, इमोशंस की वजह से, पानी की वजह से जब कोई चीज़ डूब जाती है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाती है। तो इस वायरस ने बहुत बड़ी मात्रा में होने की वजह से चाइना के सारे हॉस्पिटल्स को अपने अंदर डुबो लिया। चलिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस इनकी वर्ब है आर इंक्रीजिंग। ये डिजीजेस 2 तरह के वायरसेस से बनी हैं।
पहला वायरस है HMPV और दूसरा वायरस है इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी सिग्नल वायरस RSV। ठीक है, तो ये डिसीजेज जो है ना इन दोनों वायरसेस के द्वारा कॉज्ड हैं। समझ गए? सब्जेक्ट हो गया डिसीजेज, वो होगी आर इंक्रीजिंग। बहुत ज़रूरी है ये पोस्टमार्टम करना। अगर इतना नहीं कर सकते तो आप हमेशा ऊपर से ही खेलते रहोगे इंग्लिश में, आधा समझ गया आधा पढ़ लिया है ना और आगे निकल गया। चलो अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट है और आगे करवाएंगे, थोड़ा फ्लो बना लो अपना। कह रहा है जी, हाउएवर द शार्प राइज इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेज इज नॉट अनयूजुअल। कह रहा है जी लेकिन जो शार्प राइज आया है, शार्प मतलब तीखा, राइज मतलब उछाल, विद तीखा उछाल, ऐसा उछाल होता है एकदम। कह रहा है जो अचानक से तेज उछाल आया है इन सांस की बीमारियों में चाइना के अंदर, कह रहा है वो अनयूजुअल नहीं है, कुछ भी उसमें असाधारण नहीं है। और कब नहीं है असाधारण? ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, साल के इस वक्त में, दिसंबर जनवरी के महीने में। कह रहा है जी एंड एज पर अ चाइनीज ऑफिशियल द ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस इन 2024 वुड बी स्मॉलर देन इन 2023। कह रहा है जी और चाइना के एक ऑफिशियल के हिसाब से जो है ओवरऑल नंबर, कुल मिला के आंकड़ा इन सभी सांस की बीमारियों का चाइना में सन 2024 में वो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, बजाय जो आंकड़ा हुआ करता था 2023 में। समझ गए? तो कुछ भी असाधारण नहीं है। 2023 में जितनी ये बीमारी फैली थी उससे तो कम फैल रही है 2024 में। 2023 में हम शायद सोए हुए थे, तब हमें लगा नहीं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, 24 में हमें लग रही है। शार्प राइज सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है इसकी इज, ओवरऑल नंबर की वर्ब है वुड बी। कह रहा है जी सरप्राइजिंगली वाइल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैव नॉट रेज्ड द रेड फ्लैग सो फार and there is almost nil reporting in the international media, the Indian media is awash with reports। कह रहा है जी सरप्राइजिंग बात यह है कि जहाँ एक तो जो है WHO और दूसरा है US का सेंट्रल फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, US का एक जो है सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका काम होता है देखना कि कौन सी बीमारी कहाँ फैल रही है। कह रहे जी सरप्राइज बात यह है कि जहाँ ये दोनों संस्थाओं ने कोई भी रेड फ्लैग को रेज नहीं किया है, खतरे की घंटे को नहीं बजाया है। रेड फ्लैग को रेज करना यानी एकदम लाल झंडी ऊपर ले आना, और कब तक नहीं किया है? सो फार अभी तक नहीं किया है। और कह रहे हैं जी दूसरी बात ये कि बिल्कुल भी रिपोर्टिंग है ही नहीं इस पूरे वायरस की इंटरनेशनल मीडिया में। जहां ऐसा हो रहा है वहीं हुआ क्या, इंडियन मीडिया जो है अवॉश हो चुकी है, धुल चुकी है, पानी में बह चुकी है इस रिपोर्ट्स की। और रिपोर्ट्स हैं ऑफ एन HMPV आउटब्रेक इन चाइना, चाइना में HMPV नाम की बीमारी के फैलाव की। आउटब्रेक होता है किसी चीज़ का, बीमारी का बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ी मात्रा में फैलना। तो हमारी मीडिया खूब शोर मचा रही है इस HMPV को लेकर के। सरप्राइजिंग बात यह है कि दुनिया में इस बीमारी का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा। चलिए WHO और US है ना, USCDC बोलते हैं इसको, तो USCDC और WHO की वर्ब है दोनों की हैव नॉट रेज्ड। जब भी सो फार का इस्तेमाल हो तो ऐसा समझें उस काम को आप परफेक्ट टेंस में लिखना सही रहेगा, है ना। मैंने पढ़ाई नहीं किया अभी तक, मैंने अभी तक सिलेबस तैयार नहीं किया है। आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड माई सिलेबस सो फार। तो सो फार या एज येट दो फ्रेजेज अंग्रेजी में जो अपने साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ट्रिगर करते हैं। तो हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, सो फार और एज येट यहाँ मिल जाएं, जहाँ मिल जाएं 90% केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा होगा। चलिए नील रिपोर्टिंग की वर्ब है इस। अवॉश का मतलब होता है किसी चीज़ से एकदम धुल जाना, पानी जैसे एक फर्श पे अपने फैला देते हैं ना, वैसे इंडियन मीडिया जो है उसके पूरी रिपोर्टिंग में आपको यही रिपोर्ट जो है मिलेगी आपको। अवॉश है मीडिया इस रिपोर्ट से। चलिए कह रहे जी अ रीसेंट मीटिंग ऑफ द जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप under the aegis of the Union Health Ministry noted that the situation in China is not unusual in view of the ongoing flu season। अब कह रहे जी इंडियन मीडिया तो है ही, भारत सरकार भी आ गई बीच में। एक रीसेंट मीटिंग हुई जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की, JMG की। कह रहा और किसके अंडर हुई? ये हुई छत्र छाया के नीचे, एजिस के नीचे हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की। कह रहा इस मीटिंग ने ऐसा नोट किया
कि जो सिचुएशन है चाइना में वो अनयूजुअल बिल्कुल भी नहीं है, असाधारण बिल्कुल भी नहीं है। और कैसे? इस चीज़ को देखते हुए इन व्यू ऑफ जो चलने वाला या ऑनगोइंग फ्लू सेशन है, जुखाम का सीज़न है, फ्लू सीज़न है। तो हमारी भारत सरकार भी ये कह रही है कि कुछ नहीं हुआ चाइना में, हर साल जुखाम आता है, इस साल भी जुखाम हो रहा है। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा मानना है। कह रहा है जी एंड द यूजुअल पैथोजेंस दैट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द सीजन आर कॉजिंग द प्रेजेंट सर्ज इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस। और कह रहा है जी जो यूजुअल पैथोजेंस हैं, पैथोजन मैंने आपको बताया था, ऐसे रोगाणु कीटाणु जो जनरेट करते हैं पैथोज को यानी बीमारियों को। तो मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि ये जो साधारण रोगाणु हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है इस सीजन में वो आएंगे, वही तो कॉज कर रहे हैं इस प्रेजेंट सर्ज को, इस हाल में बढ़ते हुए फैलाव को रेस्पिरेटरी डिसीजेस के अंदर, सांस की बीमारियों के अंदर चाइना में। चलिए, तो ये हमारी भारत की सरकार का स्टैंड है, चाइना में सब कुछ चंगा सी। मीटिंग की वर्ब है, मीटिंग की वर्ब है नॉट इट। सिचुएशन की वर्ब है इज। एजिस छत्र छाया मैंने आपको बताया था। पैथोजेंस की वर्ब है आर कॉजिंग, दैट की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, दैट आया है फॉर पैथोजेंस। बड़े आगे सब कुछ समझ में आ रहा है ना भाई, लंबे सेंटेंस लेकिन छोटे छोटे पीस करके। कह रहे जी द HMPV वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चिल्ड्रन इन 2001 इन द नेदरलैंड्स। कह रहा है ये जो वायरस है HMPV जिस पे खूब शोर हो रहा है अभी, इसको आज से 23 साल पहले आइडेंटिफाई किया गया था बच्चों में सन 2001 में नेदरलैंड्स की। नेदरलैंड्स एक कंट्री का नाम है, इसके आगे द का इस्तेमाल किया गया है और रीज़न बड़ा साफ है। ऐसा हर देश जिसके नाम से प्लूरलिटी की फीलिंग आए या फिर उसके पीछे एस्क लगा हो, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, बहामास, मालदीव्स, सबके आगे आपको द का इस्तेमाल करना है। कॉन्सेप्ट करवाया हुआ ना आपको। जिन देशों के नाम में यूनाइटेड आ जाए या पीछे एस लग जाए, ऐसे सभी देशों के आगे द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से जो इमेजनरी लोकेशंस हैं दुनिया में, जैसे इक्वेटर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सभी इमेजनरी लोकेशंस हैं, इनके आगे आप हमेशा द का इस्तेमाल करें। आज इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स बने हुए हैं आपके, थोड़ा सा खोल के देख लो कब किस लोकेशन के आगे द लगेगा। बड़े आगे कह रहा है जी इन्फेक्शन विद HMPV यूजली अकर्स बाय द एज ऑफ 5 years विद री इन्फेक्शन अकरिंग थ्रू आउट लाइफ। कह रहा है जो HMPV वायरस का इन्फेक्शन है यूजली ये अकर करता है 5 साल की उम्र तक। समझ गया? जब तक आप 5 साल के होते हैं तब तक आपको ये जुकाम एक बार हो लेता है, और इसका जो री इन्फेक्शन है वो अकर होता है पूरी लाइफ में, मतलब आपको कभी भी ज़िंदगी में आगे इसका री इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। और क्यों हो जाता है ऐसा? एज इम्यून प्रोटेक्शन इंड्यूस्ड बाय द वायरस इज़ टू वीक टू प्रिवेंट रिपीटेड इन्फेक्शंस। क्योंकि जो इम्यून प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी की जो सुरक्षा है जो इस वायरस से इंड्यूस्ड होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है प्रिवेंट या करने के लिए, रोकने के लिए बार बार होने वाले इन्फेक्शंस को। तो जनरली आपको अगर कोई बीमारी हुई और आप उससे रिकवर कर गए तो नेक्स्ट टाइम वो आपको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी क्या इम्यूनिटी बना लेगी उस बीमारी के सामने। लेकिन ये ऐसा वायरस है, ये बार बार आपको जुकाम करेगा, क्योंकि इससे होने वाली इम्यूनिटी जो है बहुत कमज़ोर होती है, बॉडी उससे ज़्यादा कुछ अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती। चलिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जो बच्चे हिंदी वाले हैं, इन्फेक्शन की वर्ब है अकर्स, इम्यून प्रोटेक्शन की वर्ब है इज। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फटाफट से। टू क्या लगा हुआ है? पहले तो इस टू को ठू मत बोला करो, बहुत बच्चे मैंने सुना है, देखा है बोलते हुए, टीचर्स भी, ये टू को ठू बोलते हैं। ये डबल टू वाला ठू ऐसा नहीं है, दोनों टू हैं। देखिए टू स्ट्रक्चर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब इस स्ट्रक्चर में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द व्हीकल वॉज मूविंग टू फास्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट। व्हीकल बहुत फास्ट मूव कर रहा था, बहुत तेज़ी से चल रहा था इस एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। या फिर मैं यूँ कहूँ, व्हीकल जो है इतना तेज़ी से चल रहा था कि एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो टू में नॉट लगे बिना ही ये स्ट्रक्चर नॉट लगा देती है, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन को बनाती है। अब इस स्ट्रक्चर को एक ब्रेक करने का तरीका है, आपको सीखना है और
ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम आएगा आपके। इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द व्हीकल वॉज मूविंग सो फास्ट दैट द एक्सीडेंट कुड नॉट बी अवॉइडेड। क्या किया मैंने सो और साथ में दैट का इस्तेमाल किया। और याद रखना स्ट्रक्चर नेगेटिव है, इसलिए सो दैट के साथ में नॉट भी आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, सो दैट द एक्सीडेंट कुड नॉट बी अवॉइडेड। वैसे एक सेंटेंस और बनाते हैं, शी स्पोक क्लियरली या शी स्पोक क्लियरली सो दैट एवरीवन वुड नॉट मिसअंडरस्टैंड हर। वो साफ बोलती थी, सो क्लियरली लिखो, ठीक है। वो इतना साफ बोलती थी कि कोई भी आदमी उसको मिसअंडरस्टूड ना करे, उसकी बात को गलत तरीके से ना समझे या सुने, एकदम क्लियर बोलती थी वो। मैंने क्या किया, सो दैट का इस्तेमाल किया, सो दैट के साथ में नॉट भी लगाया। अगर ऐसा मैं कर रहा हूँ ना भाई साहब, तो मैं इस सेंटेंस को टू में अभी के अभी चेंज कर सकता हूँ। तो कैसे चेंज करूँगा, शी स्पोक टू क्लियरली टू नॉट या टू क्लियरली टू गेट मिसअंडरस्टूड। गेट की जगह बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट और बी मिसअंडरस्टूड। ये गेट भी आपको लगाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए। वो इतना क्लियरली बोलती थी कि वो मिसअंडरस्टूड की जा ही नहीं सकती थी, उससे आपको कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकती थी, है ना। जैसे वो इतना फास्ट चल रहा था कि एक्सीडेंट को रोक ही नहीं सकता था। अपने आप नोट का इस्तेमाल टू के साथ में बिना लगाए ही हो जाएगा। इसको रिवाइंड कर लेना 2 मिनट में। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक ग्रामर में अच्छे से करवाया हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, चेंज करना है इसको टू से, आपको चेंज करना है सो दैट में। आई लेफ्ट टू अर्ली टू बी लेट फॉर द मीटिंग। मैं इतना जल्दी निकल गया कि मैं मीटिंग में लेट हो ही नहीं सकता, मैं पैदल भी चल के जाऊं तब भी पहुंच जाऊंगा टाइम पे। आई लेफ्ट टू अर्ली टू बी लेट फॉर द मीटिंग। चलिए, सो दैट का इस्तेमाल करें, कमेंट्स में डालें। ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी, द वायरस कॉजेस अपर एंड और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, with lower respiratory tract infections being among the most common। कह रहा है ये वायरस जो है ना, दोनों ही तरह के इन्फेक्शंस करता है, अपर भी करता है, लोअर भी करता है, और दोनों एक साथ भी कर देता है। अपर रेस्पिरेटरी जो है आपकी नाक जो है ना, ये अपर रेस्पिरेटरी जो आपका सिस्टम है। लोअर में आपके है ना, ये सांस की नली आ गई, आगे आपके लंग्स आ गए, तो दोनों जगह ये असर डालता है। जबकि इसमें जो लोअर वाला हिस्सा है, उसके जो इन्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। नाक में हो सकता है कम आपको जुकाम हो, फेफड़े में ज़्यादा प्रॉब्लम हो इस वायरस की वजह से। कह रहा है जी, वाइल द वायरस ऑफ्टन कॉजेस ओनली माइल्ड डिजीज, इट कैन लीड टू सीवियर इलनेस रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन एंड द एल्डरली। कह रहा है जी, जहाँ ये वायरस कोज करता है माइल्ड डिजीज़ को, हल्की बीमारी को, थोड़ा जुकाम, थोड़ी खांसी, थोड़ा गला खराब, थोड़ी छींके, है ना, जहाँ ऐसा है। कह रहा है वहीं पे इसका एक और गुण भी है, ये लीड टू कर सकता है बहुत ज़्यादा इलनेस को, जिसको ज़रूरत हो हॉस्पिटलाइजेशन की, अस्पताल में भर्ती होने की। ये सारा काम करता है बच्चों में या ऐसी पॉपुलेशंस में, आबादियों में जो बहुत बीमार हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको पहले से डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी है, और एल्डरली में ऐसे लोगों में जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। तो बच्चों, रोगियों और बुजुर्गों में वायरस ज़्यादा खतरनाक है, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल ये कॉमन फ्लू जैसा है, जुखाम जैसा है। चलिए, वायरस की वो है कॉजेस, इट आया ऑफ कोर्स वायरस के लिए, वो है इसकी कैन लीड टू। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ मतलब ऐसे लोग जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है इम्यूनिटी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कमज़ोर हो चुकी है। एल्डरली का मतलब होता है आपके घर के बड़े बुजुर्ग। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और करवाता हूँ, जल्दी से देख लो फटाफट से। एल्डरली अंग्रेजी में 3 वर्ड है, ओल्डर, एल्डर और एल्डरली। तीनों का अलग मीनिंग है, मीनिंग सेम है लेकिन तीनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ओल्डर एक ऐसा आदमी है जो ओल्डर देन समवन है और नॉट अ रिलेटिव है। ऐसा आदमी जो आपसे उम्र में बड़ा है लेकिन आपका रिश्तेदार नहीं है, आप उसको ओल्डर बोलेंगे। समझ पाए मेरी बात को।
अच्छा, अगर रिश्तेदार हो तो वो ओल्डर से बन जाता है एल्डर। ठीक है, अ रिलेटिव। तो रिलेटिव जो आपसे बड़ा है उसके लिए एल्डर, और ऐसा आदमी जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपसे बड़ा है, उसके लिए ओल्डर। जैसे ओल्डर मैन ऑन द रोड, एक आदमी जो मुझसे बड़ा था सड़क पे खड़ा था, ओल्डर मैन ऑन द रोड। अब वो आदमी मेरा रिश्तेदार तो है नहीं, मैंने ओल्डर मैन बोल दिया। लेकिन ओल्डर ब्रदर नहीं बोल सकता मैं, भाई तो आपका रिश्तेदार है, भाई को आप एल्डर ब्रदर बोलोगे। तीसरा क्या है जी, एल्डरली। एल्डरली जो है ना, इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं होता। एल्डरली का मतलब है बड़ा बुजुर्ग, बूढ़ा आदमी। ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते माई एल्डर पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स तो आपसे बड़े ही होंगे ना, रिश्तेदार हैं लेकिन आपसे बड़े ही होंगे। आप ये बोल सकते हैं मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स। समझ पा रहे हो, माई एल्डरली पेरेंट्स। तो ऐसा आदमी जिससे अंडरस्टूड ये है कि वो उम्र में बड़ा ही होगा, बुजुर्ग ही होगा, उसके लिए एल्डरली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों वर्ड्स आपने देख लिए, मीनिंग का डिफरेंस बता दिया मैंने। एक बार इस क्लास बुक को खुद से ट्राई दो, तीनों ब्लैंक्स में एक एक वर्ड आएगा। हो सकता है यहाँ एल्डरली आए, हो सकता है यहाँ पे एल्डर आए, हो सकता है यहाँ पे ओल्डर आए। अपने हिसाब से देखो, चेक करो, और जो आंसर बने कमेंट्स में डालना। ठीक है, बढ़े आगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, ग्लोबली 3% to 10% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशंस एंड 1% ऑफ acute lower respiratory infection related deaths in children under the age of 5 in 2018 are attributed to HMPV। कह रहे जी, दुनिया भर में 3% से लेकर के 10% तक के जो अस्पताल में भर्तियां हैं, और 1% जो है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो डेथ्स हैं। मान लीजिए 100 डेथ्स हुई हैं जिसमें किसी आदमी के फेफड़े में इन्फेक्शन था, तो उनमें से सिर्फ 1% डेथ जो है बच्चों में, वो 2018 में हुई थी इस वायरस की वजह से। मतलब इतना कमज़ोर वायरस है ये। समझ पा रहे हो। चलिए, 3 to 10% ऑफ एडमिशंस और 1% ऑफ डेथ्स की वो है आर एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना, उसका कारण बना के। मैं मेरी सक्सेस की, मेरी कामयाबी को एट्रीब्यूट करता हूँ मेरे हार्डवर्क पे। आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई हार्डवर्क। समझ पा रहे हो। ऐसे इस सेंटेंस को, एट्रीब्यूट वर्ड को आप यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में। चलिए, कह रहा है जी, एज पर 2021 पेपर, ये पता लगा हमें 2021 के एक रिसर्च पेपर से। कह रहा है जी, द स्टडी ऑल्सो फाउंड दैट चिल्ड्रन यंगर देन 6 months स्पेशली इन दोज इन लोअर मिडल इनकम कंट्रीज आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ कोज्ड बाय द HMPV वायरस। स्टडी में ये भी पता लगा कि जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से कम के बच्चे हैं, खास करके वो वाले जो गरीब या मिडिल क्लास कंट्रीज़ में रहते हैं, भारत और अफ्रीका के कुछ देशों जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, कह रहा है वो ग्रेटर रिस्क पे हैं, ज़्यादा जोखिम पे हैं मौत के, जो कोज्ड बाय होगी इस वायरस से। तो ये स्टडी ने हमें बताया। चलिए, स्टडी की वो है फाउंड, चिल्ड्रन की वो है आर। कह रहा है जी, डिटेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ HMPV केसेस among children aged less than 14 years in China is a reflection of the heightened surveillance and testing for the virus। कह रहे जो डिटेक्शन है बहुत बड़ी मात्रा में HMPV के केसेस का, और किसमें, बच्चों में या चिल्ड्रन में जिनकी उम्र 14 या उससे कम साल की है चाइना में। कह रहा है इनका जो डिटेक्शन है ना, ये भी एक रिफ्लेक्शन है, परछाया है बढ़ी हुई सर्वेलेंस और टेस्टिंग का इस वायरस के लिए। तो चाइना हर आदमी को टेस्ट कर रहा है जहाँ भी ये वायरस फैला है, और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में इस वायरस से सफ़र करने वाले लोग हमारे सामने हैं। डिटेक्शन जो है लार्ज नंबर में हो रहा है। डिटेक्शन की वो है इस, ठीक है, रिफ्लेक्शन आप समझते हैं। कह रहा है जी, ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिया डज नॉट हैव एनी अप्रूव्ड इन एक्सपेंसिव टेस्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल फॉर डायग्नोसिंग द वायरस। कह रहा है जी, इसके बिल्कुल उल्टा, भारत में कोई अप्रूव्ड सस्ता टेस्ट है ही नहीं जो कि वाइडली अवेलेबल हो, हर तरफ अवेलेबल हो, डायग्नोज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए इस वायरस को। तो चाइना में टेस्टिंग की किट हैं, सस्ती हैं, इसलिए वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए पकड़ में आ रहे हैं लोग। हमारे पास कोई टेस्टिंग किट ही नहीं है इस वायरस के लिए, या है तो बहुत सस्ती नहीं है, तो हम क्या तो पकड़े और हम क्या ही बोलें। समझ पा रहे हो इस बात को। इंडिया की वो है डज नॉट हैव
इनएक्सपेंसिव यानी जो सस्ता हो, चीप हो। दे की वर्ब है आर, दे आया है किट्स के लिए या टेस्ट के लिए। डायग्नोज करना, विविसेट करना, एनालाइज करना, किसी चीज़ को टेस्ट करना। कह रहे जी व्हेन टेस्टिंग फॉर HMPV इन पेशेंट्स with acute respiratory disease should be routine as the virus has been in circulation for years globally, including India, and fatality is 1% in young children. India is only now expanding the number of laboratories. अब कह रहे भारत कितना ढीला है इस मामले में। जब टेस्टिंग जो है इस वायरस की ऐसे पेशेंट्स में जिनके फेफड़े खराब हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, कह रहे जहाँ ये टेस्टिंग जो है रूटीन होनी चाहिए, रोज़मर्रा होनी चाहिए, और जो वायरस है, क्योंकि जो वायरस है वो सर्कुलेशन में है, फैल रहा है 2000 पिछले 23 सालों से। 2001 में हमें मिल गया था, 2025 चल रहा है, और कब से पूरी दुनिया में है ग्लोबली, बहुत सालों से, भारत भी इसमें शामिल है। और जो फेटेलिटी है, जो मौत की संख्या है, इसकी है 1% यंग चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में। कह रहे जी ये सब बातें हैं, जब ये सब बातें हैं, इंडिया अब जाके जग रहा है और अब जाकर के ओनली नाउ एक्सपेंड कर रहा है अपने लेबोरेटरीज़ को, लैब्स को। और क्यों? टेस्टिंग फॉर HMPV बियॉन्ड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेटवर्क, टेस्ट करने के लिए HMPV वायरस को ICMR नेटवर्क के पार। ICMR में तो सब कुछ टेस्ट हो जाता है, लेकिन वो तो एक ही संस्था है, तो ICMR के बाहर भी हम टेस्ट करवा सकें, इसके लिए इंडिया भी अपनी लैब्स को तैयार कर रहा है। और क्यों? ड्यू टू द स्पाइक इन HMPV केसेज इन चाइना, स्पाइक की वजह से, उछाल की वजह से जो चाइना में इन केसेस का आया। बहुत लंबे सेंटेंसेज हैं, देखो भाव इसका यही है, आप समझ गए होंगे। भाई इसकी टेस्टिंग तो रूटीन होनी चाहिए। ये वायरस 23 सालों से दुनिया में फैल रहा है, इंडिया में भी आया बहुत बार, और 1% मौतों का जिम्मेदार छोटे बच्चों में ये वायरस ही है। कह रहे जब ये पता था, इस पता होने के बावजूद जो है भारत अभी तक सोया रहा, और अब जाकर के ही अपने अस्पतालों की या लेबोरेटरीज़ की संख्या को बढ़ा रहा है। और क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि इसने देख लिया चाइना में एक स्पाइक को, इस केस वायरस के बढ़ते हुए केसेस को। चलिए स्ट्रक्चर आपने देखी, टेस्टिंग की वर्ब है शुड बी, वायरस की वर्ब है हैज़ बिन, इन सर्कुलेशन होना यानी फैलता हुआ होना, फेटेलिटी यानी मौत, फेटेलिटी की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है इज। कह रहे जी व्हाट इज ऑल्सो अर्जेंटली नीडेड इज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट फैसिलिटेट्स अ रैपिड अप्रूवल ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। कह रहे जी जो चीज़ हमें अर्जेंटली नीडेड है, जो मामला सबसे ज़्यादा हमारा फंसा हुआ है, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ क्या है? इज लगा के बता रहे हैं। हमें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिले, सरकारी ढांचा मिले नियमों का, जो फैसिलिटेट कर दे, आसान बना दे तेज़ी से अप्रूवल को डायग्नोस्टिक टेस्ट की, इस वायरस के जांच की। और क्यों? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल आउटब्रेक्स ऑफ नोवल एंड लेस नोन पैथोजेंस। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस चीज़ के बैकग्राउंड को देखते हुए, और कॉन्टेक्स्ट है दुनिया भर में और भारत में होने वाले आउटब्रेक्स का या अचानक से होने वाले फैलाव का, नए तरह के नोवल और कम जाने वाले पैथोजेंस का, या ऐसी बीमारियों वाले रोगाणुओं का। तो अभी कोविड हमने सहा है, हमें पता है क्या होता है कोविड महामारी क्या होती है। तो अगर इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो चीज़ हमें सबसे जल्दी चाहिए वो ये है कि इसके लिए कोई टेस्ट जल्दी से अप्रूव हो जाए और हर आदमी सस्ती कॉस्ट में इसको करवा सके भारत में। चलिए व्हाट की वर्ब है इज, पूरे क्लोज की वर्ब है इज, व्हाट इज नीडेड इज, ठीक है ना। दैट आया फ्रेमवर्क के लिए, फ्रेमवर्क यानी ढांचा, रेगुलेटरी यानी रेगुलेशन से जुड़ा हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ, दैट की वर्ब है फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट करना, किसी चीज़ को आसान बनाना। नोवल यानी नया, ये वर्ड आपने कई बार देखा हुआ है, नोवल कोरोना वायरस यानी नया वाला कोरोना वायरस। लास्ट में वर्ड है पैथोजन, करवा चुके हैं वर्ड आपको। पैथोजन वो होता है जो बीमारी को फैलाए, रोगाणु। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एंटीजन, ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी में डाल करके इम्यून रिस्पॉन्स को भड़काया जाए, है ना। आपने कुछ ऐसी औषधि खा ली जिससे बॉडी जो है पैथोजन से फाइट करने लगी। जब भी आपकी बॉडी में एंटीजन डाला जाता है तो फाइट करते हैं एंटीबॉडीज़। ये वो प्रोटीन्स या सेल्स हैं जो बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाते हैं। समझ गए ना। जब भी आप बोले ना मेरी इम्यूनिटी इस वायरस से लड़ रही है, तो इम्यूनिटी नहीं लड़ रही, आपके अंदर की एंटीबॉडीज़ हैं जो वायरस के सामने, पैथोजन के सामने खड़ी हैं। तो पैथोजन यानी बीमारी,
एंटीजन यानी ऐसी दवा जो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, एंटीबॉडीज़ यानी आपके अंदर की इम्यूनिटी, और लास्ट में है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन भी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन ये एक वैक्सीन की फॉर्म में होगा, बीमारी होने से पहले आपको लगेगा ताकि आपके अंदर बीमारी डेवलप ना हो। तो ये 4 वर्ड्स जन जन से बनने वाले है ना, इनको आपको याद रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, बहुत आसान वर्ड्स हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। चलिए, फर्स्ट क्विज में आपको दिया गया है जी क्लोज टेस्ट। 4 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। अच्छे बच्चे की तरह, लड़के या लड़की की तरह क्लास को यहीं पे पॉज करके एक बार चारों को खुद से ट्राई दो। देखो 4, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपने एक बार ट्राई दे ली है, ये एकदम एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है, उसी लेवल का। मीनिंग निकाल लेते हैं फटाफट से, चारों में क्या कहा गया है। कह रहा है जो सर्ज आया है सांस की बीमारियों में चाइना में, जो उछाल आया है खास करके बच्चों और बड़े बूढ़ों में, वो नोट वर्दी है, ध्यान देने लायक है, लेकिन अलार्मिंग बिल्कुल भी नहीं है, परेशान करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट बताया गया आपको, हुआ क्या, चाइना में एक बीमारी फैल रही है, लेकिन बीमारी के फैलने पे कोई चिंता हमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड में क्या बता रहा है, बढ़ी हुई सर्वेलेंस के साथ और टेस्टिंग के साथ जो उछाल आया है केसेस में, वो पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड है या उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें पहले से पता था। एक्सपेक्टेड कैसे है, सीजनल पैटर्न, मतलब जो हमारे सीजनल पैटर्न है उसका एक एक्सपेक्टेड पार्ट है। अरे बात समझ में, हर साल जो है सीजनल फ्लू आता है, उसी बीमारी के एक हिस्से के तौर पे इस साल हम राइज देख रहे हैं केसेस के अंदर। तो यहाँ पे राइज की बात की गई है, सर्विलेंस की बात की गई है, टेस्टिंग की बात की गई है, सीजनल फ्लू की बात की गई है। थर्ड पे आ जाओ, द मीडिया स्पेशली इन इंडिया हैज़ ओवर स्टेटेड द सिचुएशन। मीडिया ने खास करके भारत की इस सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के बताया है, जबकि ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने कोई कंसर्न रेंज नहीं किया। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिसके बारे में हमारी मीडिया बहुत ज़्यादा हो हल्ला कर रही है। चौथे में देख लो, बढ़े हुए जो डिटेक्टेड केसेस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि इन्हांस्ड हो गई है सर्वेलेंस, खास करके बच्चों में और ऐसी आबादियों में जो वल्नरेबल हैं, जो मजबूर या कमज़ोर हैं। कुछ कनेक्शन बैठा? देखो जी, यहाँ बताया गया है कि एक उछाल आया है केसेस में, लेकिन इसमें कोई भी चिंता नहीं है। क्या इससे मैं सीधे सीधे ये नहीं जोड़ूंगा, भारत की मीडिया को ही चिंता है, दुनिया भर की मीडिया तो आराम से शांत बैठी है। समझ पा रहे हो, उछाल आया लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, और जो भी चिंता की बात है वो सिर्फ भारत की मीडिया को फील हो रही है, दुनिया भर की किसी कंट्री में मीडिया को ऐसा फील नहीं हो रहा। अब देखो तीसरी चीज़, यहाँ पे सर्विलेंस और टेस्टिंग के साथ ही, और यहाँ बताया गया है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टेस्टिंग बहुत बढ़ी हुई है। समझ पाए, उछाल आया, भारत को सिर्फ चिंता, उछाल इसलिए आया क्योंकि बहुत अच्छी टेस्टिंग हो रही है, और ऐसी टेस्टिंग के साथ ही जो ये उछाल आया है केसेस में, ये एक्सपेक्टेड हिस्सा था हमारे सीजनल रेस्पिरेटरी इलनेसेस के पैटर्न का। समझ गए ना। तो फर्स्ट आएगा सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, थर्ड आएगा कौन इस चीज़ के लिए ज़्यादा शोर मचा रहा है, 4 में बताया गया ये चीज़ हो क्यों रही है क्योंकि टेस्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, और 5 में बताया जा रहा है क्योंकि टेस्टिंग अच्छी हो रही है तो होना ही था, ये हमें पहले से पता था। 1 3 4 5वां नहीं, लास्ट में 2 आ जाएगा ना, 1 3 4 2 आपका आंसर बनेगा। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इजी बिल्कुल भी नहीं है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। चलो नेक्स्ट पे आओ। सवाल पूछा आपसे, क्या चीज़ इन्फर की जा सकती है, क्या चीज़ को आप है ना इन्फ्रेंस के तौर पे निकाल सकते हो भारत की अप्रोच को लेकर के HMPV की टेस्टिंग को, किस तरह से भारत जो है इस फील्ड में परफॉर्म कर रहा है, टेस्टिंग के फील्ड में। आंसर जी इसका बी बनेगा। भारत की मीडिया बहुत शोर मचा रही है, लेकिन मीडिया ये नहीं बता रही कि चाइना में जो टेस्टिंग हो रही है अच्छे से, हमारे पास तो टेस्टिंग का कोई सामान ही नहीं है भारत में, लैगिंग है हम टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल और वाइडली जो है अवेलेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, HMPV के लिए। चलिए, कह रहा है जी क्यों ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से कम के और जो गरीब देशों में हैं वो ज़्यादा इस वायरस से प्रभावित होते हैं, रीज़न क्या होगा। क्या वायरस बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है गरीब देशों में, क्या इन बच्चों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क्या इन देशों में हेल्थ केयर पॉलिसीज़ जो हैं वो ख़राब होती हैं,
या फिर इन देशों में वायरस अपने आप ही तेज़ी से फैलता है गर्मी की वजह से? देखो जी, गरीब देश के छोटे बच्चे का मतलब यही है, इम्यून सिस्टम बच्चे का भी डेवलप हुआ नहीं है ठीक से, और वहाँ पे मेडिकल केयर है नहीं क्योंकि देश गरीब है। समझ पा रहे हो ना? छोटा बच्चा तो वैसे ही कमज़ोर, ऊपर से देश गरीब तो उसको बीमारी का इलाज भी ना मिले। तो ये वजह है, सबसे ज़्यादा रिस्क पे गरीब छोटे बच्चे होते हैं गरीब देशों के। चलो ए आंसर बनेगा थर्ड में। अब देखो बीच के कुछ क्वेश्चंस हैं, खुद से सॉल्व करेंगे। 4 से लेकर के 8 तक 5 क्वेश्चंस हैं। किसी चीज़ को खोल करके उसको एनालाइज करना, कट ओपन करना जब वो जिंदा हो, इसको क्या बोलेंगे? एक ऐसे रोगाणु या कीटाणु जो बीमारी फैलाते हैं, इनको क्या बोलेंगे? एंटीजन, पैथोजन, एंटीबॉडी या इम्यूनोजन। ठीक है, बीमारी को फैलाते हैं। और लास्ट में मिलेंगे 3 ग्रामर क्वेश्चन। पहला मिल सकता है इस वर्ड की वजह से, दूसरा आपको मिलेगा जरूर से इस वर्ड के आसपास, और तीसरा आपको मिल ही जाना चाहिए इस वर्ड की वजह से। आंसर्स आर इन द फर्स्ट कमेंट। पहले कमेंट से सारे 5 के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन से 5, इनके आंसर चेक करें, फिर बताना आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। क्लास जो पूरी देखते हैं बच्चे, पीडी लिख करके बताएं सर पूरा देखा और सब कुछ समझ में आया हो, तो पीडीआई लिख सकते हैं सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है कमेंट सेक्शन में। चलिए अंटिल देन, और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।